हेलो प्यारे बच्चों, मेरा नाम है रेनू टायल, आई एम एन IIT एजुकेटर। और चलो आज अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सम स्पेशल टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस। सम स्पेशल टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस। उसमें सबसे पहले लिखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। रटना नहीं है कि ये इसकी डेफिनेशन है, समझना है कि बेसिकली ये मैट्रिक्स फॉर्म कैसे हो रहा है। तो कुछ स्पेशल मैट्रिसेस हम पढ़ेंगे स्क्वायर के पर्टिकुलर केसेस है जिसमें नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। तो देखिए, लेट ए कोई मैट्रिक्स है, AIJ इसका एलिमेंट है और इसको मैंने कितने ऑर्डर का ले लिया, n/n। आप n/n लिखो या स्क्वायर के केस में ओनली n लिखो, उसको समझ में आ जाता है भाई, क्योंकि दूसरा भी कितना जाएगा, n ही जाएगा। तो A स्क्वायर मैट्रिक्स है एंड इट विल बी सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगा, when AIJ is equal to AJI। AIJ is equals to AJI for all I and J। That is, यदि मैंने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया तो ये डायरेक्टली इसी के इक्वल आ जाना चाहिए, है ना। यदि मैंने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया तो ये इसी के इक्वल आ जाना चाहिए। कैसे, जरा देखते हैं। IJ A1 2, I का वैल्यू 1, J का वैल्यू 2, यहाँ पे भी डालें, वही तो है। तो ये कितना हो गया, A21। तो इन केस ऑफ सिमेट्रिक A12 शुड बी इक्वल्स टू A21। A23 will be equals to A32। A47 is equals to A74, है ना। अभी जैसे 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाते हैं, देखो कैसे बनाते हैं। इसको पहले ले लेते हैं ABC, इसको ले लिया मैंने अल्फा बीटा गामा, हमें नहीं पता कि कैसे बनता है। इसको ले ले U V और ये W। 3/3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स इन जनरल मैंने ले लिया। दिस एलिमेंट इज A12 एंड दिस इज, अच्छा सिमेट्रिक बनने के लिए इन दोनों को क्या होना चाहिए, इक्वल। अच्छा जितने, अब देखो थोड़ा सा हम ना PNC में चले आते हैं, जितने तरीके से आप इसको फिल कर सकते हैं। सपोज इस B को फिल करने के तरीके 7 वेज हैं, तो फिर अल्फा को फिल करने के, देखो तुरंत मेरे को जवाब मत देना, इसको फिल करने के 7 वेज हैं, तो इसको फिल करने के कितने तरीके, है ना। ये A12 हो गया, ये थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन हो गया, आप पहले समझे। ये A21 हो गया, दोनों को इक्वल होना पड़ेगा। ये कौन हो गया, A13, दिस इज A31। ये क्या है, A23 एंड दिस इज A32। तो हो क्या रहा है, ये हो गया A, ये B और ये C। अब ये अल्फा और B क्या होने चाहिए सिमेट्रिक बनने के लिए, इक्वल। इसको भी B डाल दो, बीटा एज इट इज। ये गामा 2 3 एंड 3 2, इसको आपने कितना ले लिया, गामा, ये गामा हो गया, ठीक है, क्लियर है। अच्छा 3 1 एंड 1 3, यहां कितना आएगा C, यहां कितना आएगा गामा, और ये कितना हो गया W। ये रहे आपके डायगोनल एलिमेंट्स, BC गामा ऐसे बनता है, ये उल्टा L, यहां सीधा L। सिमेट्री जनरेट हो रही है, आप देखो, यानी अबव द डायगोनल एलिमेंट्स एंड बिलो द डायगोनल एलिमेंट्स सिमेट्री जनरेट हो रही है। BC गामा, यहाँ L ऐसे बनाओ, यहाँ L ऐसे बनाओ, कुल मिलाकर के ये एक स्क्वायर की शेप लेना चाहिए। तो BC गामा, यदि इसको भरने के 7 तरीके तो इसको भरने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका, क्योंकि जो यहाँ है वही यहाँ आ जाएगा। सपोज यहाँ पे 7 में से कोई एक भी तरीका, n में से एक चीज चूज करने का तरीका होता है NC1, तो 7C1 7। अब 7C1 का मतलब है 7 में से कोई सा भी एक, एट ए टाइम तो एक ही कोई नंबर आएगा ना, जो नंबर यहाँ आ गया उसको आपको वही लिखना है। सपोज यहाँ 2 नंबर आ गया तो यहाँ पे 2 ही आना है, कोई वेरिएशन नहीं। तो डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर और डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे सिमेट्री जनरेट होती है। AIJ विल बी इक्वल्स टू AJI, है ना। ये मैट्रिक्स बना दिया मैंने, A मैट्रिक्स बना दिया। जरा इसका ट्रांसपोज लेके देखें हम। एक और डेफिनेशन मैंने आपको बताई कि जो A
ए ट्रांसपोज है वो वापस उसी के इक्वल हो जाएगा। तो इसका ट्रांसपोज लेके देखें, जब आप इसका ट्रांसपोज देखें तो R1 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, C1 में, कॉरेस्पॉन्डिंग रोज कन्वर्ट इनटू कॉलम। तो R1 जो है उसको ऐसे लिखें ABC। नाउ R2 कौन है, B बीटा गामा, उसको C2 बना दें। और R3 C गामा W। ध्यान से देखो, उसका R1 देखो ABC, इसका R1 ABC, उसका R2 B बीटा गामा सेम, C गामा W सेम। इसका मतलब A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A। तो इन केस ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स AIJ विल बी इक्वल टू AJI, यानी ट्रांसपोज लेने पर किसी भी मैट्रिक्स का अगर वो अपने ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल हो जाए, इन दिस केस वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर जो एलिमेंट लिखे जाते हैं वो ही एग्जैक्टली सेम एलिमेंट क्या लिखे जाएंगे नीचे। यदि यहाँ पे B है तो डेफिनेटली यहाँ पे B बनना है, यहाँ C है तो यहाँ C बनेगा, यहाँ गामा है तो यहाँ गामा ही आएगा। समझ में आ गया। तो इसमें क्या लगाते हैं ये लोग, PNC लगा देते हैं, हाउ मेनी वेज यू कैन फॉर्म द सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना, बाय यूजिंग द एलिमेंट्स ऑफ 1 0 -1, ऐसे एलिमेंट्स दे देते हैं। इन एलिमेंट्स को यूज करते हुए आप कितने तरीके से 3x3 ऑर्डर का सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना सकते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक बना सकते हैं, ये वाला बना सकते हैं, वो वाला बना सकते हैं, इस तरह से PNC लगा करके। क्योंकि देखो मैट्रिक्स है ना, मेरी बात सुनो, 2009 से पहले मैट्रिक्स का कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो बच्चे को कंफ्यूज करे, लेकिन 2009 से इसमें PNC लगाना लग गए ये लोग, PNC घुसा देते हैं, BT घुसा देते हैं। उसके बाद से ये PNC वाला कंसेप्ट है ना, ये ट्रेंड ही बन गया कि हर ऑल्टरनेट ईयर में आपका ये PNC पे बेस क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। तो PNC वाला कंसेप्ट इतना टफ नहीं है, अरेंजमेंट वाला थोड़ा सिली सा कंसेप्ट लगता है, वो हर बच्चे को आता है। इसमें मैट्रिक्स का कंसेप्ट आपको जानना है, सिर्फ इतना नहीं रट लेना है। बच्चा सिर्फ इतना सा रट लेता है कि AIJ AJI के इक्वल होना चाहिए, ट्रांसपोज इसके इक्वल होना चाहिए, ठीक है। आपको ये भी डायग्नोसिस करना है कि बेसिकली ये फॉर्म कैसे हो रहे हैं। तो ये ध्यान रखें कि ये डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर और इसके नीचे सिमेट्रिकल फॉर्म में एलिमेंट्स होने चाहिए। तो ये तो कौन सा हो गया, सिमेट्रिक। इसी में सेकंड आता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो फिर मैंने मान लिया कि एक जो है n/n ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, n/n स्क्वायर के ही काम कर रहे हैं हम लोग। तो यदि ये स्क्यू है, ये अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो AIJ शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ AJI नेगेटिव फॉर ऑल I and J। दैट इज यदि आपने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया तो दिस विल बी कन्वर्ट टू माइनस ऑफ A। यदि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने पर वो उसके ओरिजिनल मैट्रिक्स के नेगेटिव के इक्वल हो जाएगा तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, स्क्यू सिमेट्रिक। उसको इवन की तरह ट्रीट करें, इसको ऑड की तरह ट्रीट करें। वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उसमें उसका ट्रांसपोज उसी के इक्वल आना चाहिए, इसमें इसका ट्रांसपोज किसके इक्वल आना चाहिए, माइनस के, ठीक है। चलो इसको भी फॉर्म करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि A12 विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ A21। यदि आपने लिखा A32 तो दिस विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ A23, है ना। फिर आप लिख लें, एक मैट्रिक्स बनाएं, वैसे ही लिख लें ABC, यहाँ लिख लें अल्फा बीटा गामा, यहाँ लिखें U V एंड W, ठीक है। अब देखो ये जो आपको दे रखा है ना 4, इसमें लिखें फॉर डायगोनल, पहले समझ लो, फॉर डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल एलिमेंट्स के केस में क्या होता है, I इज इक्वल टू G होता है ना डायगोनल एलिमेंट्स के केस में। तो आपको क्या दे रखा है, AIJ इज इक्वल टू माइनस AJI। तो जहां जहां J है ना वहां I पुट कर दो, तो AII, J की जगह कितना पुट कर दूं, I। यहाँ पे भी J की जगह I पुट कर दें तो माइनस ऑफ AII, उधर जाएगा तो ट्वाइस AII इज इक्वल टू 0, उधर ले जाओ ना आप। और ये कितना हो गया, यहाँ से AII इज इक्वल टू 0। अब I का वैल्यू 1 डालेंगे तो इट बिकम्स A11, 2 डालेंगे तो A22, 3 पुट करेंगे तो A33। इसका मतलब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में ये जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ये क्या बनते हैं, 0। तो इनको आप 0 बना दें भाई। जैसे ही आपको दिखें कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है एंड इट्स होल, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, तो आपके दिमाग में
है ना, स्क्यू का आना चाहिए, क्लिक करना चाहिए। अब ये अगर ये बी है तो ये कितना बनना चाहिए, -b। ये का सी है तो, और ये गामा है तो गामा, यानी अगर ये बीसी गामा है तो मैग्नीट्यूड तो इनका भी बीसी गामा ही रहेगा, लेकिन विथ नेगेटिव साइन। सिमेट्रिक और स्क्यू में क्या डिफरेंस है कि उसका AIJ AJI के इक्वल हो जाता है डायरेक्टली, और इसका इनके नेगेटिव के इक्वल हो जाता है। उसका ट्रांसपोज उसी के इक्वल डायरेक्टली, और इसका ट्रांसपोज इसके नेगेटिव के। स्क्यू सिमेट्रिक के केस में इसका जो डायगोनल एलिमेंट है वो कितना हो जाता है, 0। अच्छा, 3/3 ऑर्डर का जो है डिटरमिनेंट निकालना आता है ना, चलो डिटरमिनेंट निकालते हैं। किसी भी रो के अलोंग हम एक्सपेंड करेंगे, स्ट्रेट लाइन वगैरह सब में सीखा, R1 के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं, एक्सपेंड किसी के भी अलोंग करने, एक्सपेंड अलोंग R1, है ना। तो कैसे लिखते हैं, 0। इसको छुपा लो, अब इसके अंदर लिखने का कोई लॉजिक है नहीं, बाहर 0 बैठा हुआ है, -b, है ना, दिस इनटू दिस 0, माइनस का c गामा, फिर प्लस का c जिस रो एंड कॉलम को बिलोंग करता है, माइनस और ये माइनस प्लस, तो ये हो गया प्लस का, है ना। ये क्या लिखा, यहाँ माइनस लिया ना मैंने, तो ये कितना हो गया, प्लस आया, तो ये कितना हो गया, 0, माइनस BC गामा और प्लस BC गामा। कितने ऑर्डर का है, 3/3। अच्छा, 2/2 ऑर्डर का बनाए तो 2/2 ऑर्डर का बनाए, यहां लिखा A B, यहां लिखा C और D। तो पहले तो ये A और D को तो 0 चिपका दें, और इसको कितना लिखे, -b। तो इसका डिटरमिनेंट ऑफ A कितना हो गया, बोलो बोलो, घबराना क्या, जैसे आप सॉल्व करते हैं, दिस इनटू दिस 0, और माइनस के साथ -b² प्लस का b²। अब जरूरी थोड़ा है कि b 0 बने, इट इज नॉट नेसेसरी दैट b इक्वल टू 0। अगर b को 0 डाला तो ये कितना हो गया, नल मैट्रिक्स हो गया ना ये, है ना। यहां पे देखो, आप BC गामा को कुछ भी डालो, B को C को गामा को कुछ भी डालिए, माइनस का नंबर प्लस के नंबर से बन करके 0 बनेगा, लेकिन यहां तो ऐसा कोई 0 बन नहीं रहा। तो ये कितने ऑर्डर का स्क्यू सिमेट्रिक है, 2/2। तो हम अब इससे क्या जज करते हैं कि एक तो स्क्यू सिमेट्रिक के सारे डायगोनल एलिमेंट्स कितने होते हैं, 0, और सेकंड जो ऑड ऑर्डर का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है ना, ऑड ऑर्डर, यानी 1/1, 3/3, 5/5, 19/19, 101/101। अब क्या है, 3/3 बहुत लेंथी हो जाता है, 5/5 तक तो जाते ही नहीं है, सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो जितने भी ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होते हैं ना, उनके डिटरमिनेंट की वैल्यू यूनिवर्सल रूल है, इट बिकम 0। और जितने भी इवन ऑर्डर होते हैं ना, उनकी वैल्यू 0 हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, कोई रूल नहीं है, लेकिन दिस इज द यूनिवर्सल रूल फॉर द ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इट्स अ डिटरमिनेंट वैल्यू इज ऑलवेज इक्वल टू 0। नोट डाउन। फर्स्ट, हो गया कि तुम्हारा, लिखिए, इन केस ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इन केस ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू ऐसे छोटा छोटा लिखो, पूरी स्पेलिंग नहीं, इन केस ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इट्स पहली बात, इट्स अ डायगोनल एलिमेंट 0, डायगोनल एलिमेंट्स 0 मस्ट है, वो डायगोनल एलिमेंट 0 होना ही पड़ेगा, यानी ai इज इक्वल टू 0, एंड सेकेंड इट्स अ डिटरमिनेंट ऑल्सो इक्वल टू 0 फॉर ऑड ऑर्डर, फॉर ऑड ऑर्डर मैट्रिक्स। ऑड ऑर्डर मैट्रिक्स के लिए इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होनी चाहिए। एंड व्हाट अबाउट द इवन ऑर्डर मैट्रिक्स, मे बी और मे नॉट बी, है ना, लाइक यूनिवर्सल रूल नहीं है। सेकंड, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, any square matrix can be represented as a sum of symmetric and skew symmetric matrices.
any square matrix can be represented as a sum of symmetric and skew symmetric matrices. कहने का मतलब कि यदि मैंने A कोई n by n ऑर्डर का मैट्रिक्स ले लिया, ठीक है, अब एक मैट्रिक्स हम ले लेते हैं, देखो ये A प्लस A ट्रांसपोज, और एक मैट्रिक्स हम ले लेते हैं A माइनस A ट्रांसपोज. एक मैट्रिक्स तो मैंने ले लिया A प्लस A ट्रांसपोज एंड द सेकेंड मैट्रिक्स Q इज A माइनस A ट्रांसपोज. जरा देखें ये P कैसा है, ये तो कैसा है, ये तो ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स है. पता लगा ये P क्या है. अच्छा ये भी आएगा तो स्क्वायर ही ना, नॉन स्क्वायर की हम बात नहीं करते. P पता लगाएं, सिमेट्रिक आता है या स्क्यू सिमेट्रिक आता है. तो हम P का जरा ट्रांसपोज ले लें. P आपको कितना गिवन है, A प्लस A ट्रांसपोज. यहां देखें तो पूरा इसका होल ट्रांसपोज ले लो, A प्लस A ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज. सबने पढ़ा है कि A और B का दो मैट्रिसेस हैं, तो उसका होल ट्रांसपोज कैन बी रिटन एज A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज. तो लगाए यहाँ पे A ट्रांसपोज एंड ट्रांसपोज का फिर ट्रांसपोज कितना हो गया A. अच्छा मैट्रिक्स केस में क्या होता है, A प्लस B इज इक्वल टू कितना, B प्लस A. तो P ट्रांसपोज इज इक्वल टू, इसको उल्टा करके लिख दो, A प्लस A ट्रांसपोज. तो हमने क्या देखा, ये तो डायरेक्टली किसके इक्वल हो गया, P के. तो अगर इस P मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इसी के इक्वल है तो ये कैसा मैट्रिक्स हो गया, सिमेट्रिक. ऐसे Q का जरा ट्रांसपोज लेके देखें तो A माइनस A ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज, तो ये इट विल बी A ट्रांसपोज माइनस A. बट इन केस ऑफ मैट्रिक्स A माइनस B इज नॉट इक्वल टू B माइनस A. ये इसको ऐसे लिखा जाएगा A माइनस A ट्रांसपोज. सो Q ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ Q. तो ये कैसा हो गया, स्क्यू हो गया ये. अब A कोई मैट्रिक्स है तो बोलो मैं इसको ऐसे लिख दूं, A प्लस A ट्रांसपोज प्लस A माइनस A ट्रांसपोज. ऐसा करेंगे तो माइनस का A ट्रांसपोज प्लस के A ट्रांसपोज से विल बी कैंसिल आउट. A और A कितना बन जाएगा, 2A. तो वो तो इक्वल होगा नहीं, तो डिवाइड बाई 2 कर दो ना. किसी नंबर से डिवाइड और मल्टीप्लाई करने पर मैट्रिक्स की जो प्रॉपर्टी है वो थोड़े ना चेंज हो जाएगी. यदि ये A प्लस A ट्रांसपोज सिमेट्रिक है तो A प्लस A ट्रांसपोज डिवाइड बाई 2 भी क्या रहेगा, सिमेट्रिक ही रहेगा ना. यदि ये स्क्यू है तो डिवाइड बाई 2 करने पर भी कितना रहेगा, स्क्यू ही रहेगा. ऐसा कर दिया मैंने. तो ये वाला पार्ट तो हो गया सिमेट्रिक, है ना, और ये वाला पार्ट हो गया आपका स्क्यू सिमेट्रिक. और A क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स. तो एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, है ना. तो आपको ही देखो इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि आपको एक 3x3 ऑर्डर, जनरली जितनी भी डीलिंग होती है 95% केसेस में यू हैव टू गिवन 3x3 ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स. तो वो कहता है कि रिप्रेजेंट दिस स्क्वायर मैट्रिक्स एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, और प्लस बीच में ऐसा लिखा रहता है क्योंकि जोड़ दोगे तो वापस वही आ जाएगा. तो आपको जब सिमेट्रिक में रिप्रेजेंट करना है, A कोई मैट्रिक्स गिवन है तो सिमेट्रिक में आप क्या करें, A ट्रांसपोज निकालें, A के अंदर ऐड कर दें और डिवाइड बाई 2 कर दें. जैसे सपोज मुझे A गिवन है ये 2, 2/2 ले लेते हैं ना, ये कौन सुबह पहले कैलकुलेशन. A ट्रांसपोज निकाला, कितना हो गया, 2 3 माइनस 1 0. ठीक है, अब मुझे निकालना है A प्लस A ट्रांसपोज. ऐड कर दें, कोरस्पॉन्डिंग इसी में जाएगा 4, फिर कितना है 2, फिर कितना है 2, 0 प्लस 0, डिवाइड बाई 2 कर दें, यही कर दें, क्या दोबारा डब्बे बनाते रहो. ये कितना हो गया 1, ये भी कितना हो गया 1. ठीक है, ये कौन है, अरे कौन सा एलिमेंट है, A12, और ये इक्वल होना चाहिए ना, है क्या इक्वल. तो ये कैसा हो गया, सिमेट्रिक हो गया. अब ऐसे ही मुझे स्क्यू सिमेट्रिक निकालना है तो आप इसी के लिए A माइनस A ट्रांसपोज निकालें. तो यहां से A माइनस A ट्रांसपोज, A कौन है, 2 3 माइनस 1 एंड 0. A ट्रांसपोज हो गया 2 3 माइनस 1 एंड 0. 2 में से 2 0, यहां कितना बनेगा 4, यहां कितना बनेगा -4, यहां कितना हो गया 0. डिवाइड बाई 2 कर दो, ये लो डिवाइड बाई 2 कर दो. डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये तो डायगोनल एलिमेंट
और ये अपोजिट साइन के, ये A12 तो ये माइनस का A21, तो ये कैसा हो गया, स्क्यू। तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को मैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। ये इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी। तो कुल मिलाकर के मोटा मोटा ये ध्यान रखें कि कोई भी मैट्रिक्स आपको स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है, अगर उसका ट्रांसपोज लिया उसी के इक्वल है तो सिमेट्रिक, उसके नेगेटिव के इक्वल है तो हाँ। थर्ड प्रॉपर्टी, चलो तुम यहां तक नोट कर लो, फिर थर्ड लिखा दे। The positive odd integral power of skew symmetric matrix are the skew symmetric and the positive even integral power of skew symmetric are the symmetric। दोनों केसेस में गिवन मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक ही है। जब पावर आपका ऑड है, ऑड इंटीजर, तो आपका स्क्यू आएगा, और जब इवन इंटीजर है तो आपका कैसा आना चाहिए, सिमेट्रिक आना चाहिए। दोनों केसेस में गिवन मैट्रिक्स तो देखिए स्क्यू ही है। रिजल्ट में एक बार क्या आता है, यहाँ पे स्क्यू आता है और एक बार क्या आता है, सिमेट्रिक। एक कोई मैट्रिक्स ले लें आप, और n नेचुरल नंबर ले लें दोनों केसेस में। लेट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और P एक मैट्रिक्स मान लें आप a रेज टू n, और A क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक, यानी A ट्रांसपोज किसके इक्वल आना चाहिए, माइनस A के। अब अगर P ट्रांसपोज P के इक्वल आता है तो ये सिमेट्रिक है, और P ट्रांसपोज माइनस P के इक्वल आता है तो चलो देखते हैं। P का ट्रांसपोज लिया मैंने, दोनों साइड ट्रांसपोज ले लो, A रेज टू n होल पावर ट्रांसपोज, होल ट्रांसपोज। सुनो, किसी की पावर लेकर के ट्रांसपोज ले लो या ट्रांसपोज लेकर के पावर ले लो, एक ही बात है। क्या कहा मैंने, आप किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर लेकर के ट्रांसपोज ले लो या फिर ट्रांसपोज लेकर के स्क्वायर ले लो, एक ही बात है। आप किसी भी मैट्रिक्स का nth पावर लेकर के ट्रांसपोज ले लो या फिर आप ट्रांसपोज लेकर के nth पावर ले लो, बोथ आर इक्वल। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे A ट्रांसपोज होल पावर n। नाउ A ट्रांसपोज माइनस A। अब सिंपल है, n अगर आपका क्या है, ऑड है, तो ये अपना नेगेटिव बाहर निकालेगा ना। n अगर आपका ऑड है तो ये अपना नेगेटिव बाहर निकालेगा, तो माइनस A रेज टू n यानी माइनस P। इस केस में ये क्या हो गया, स्क्यू। और अगर n आपका इवन है तो P ट्रांसपोज अपना नेगेटिव बाहर नहीं निकालेगा, सो दिस विल बी इज इक्वल टू P। तो उस केस में क्या हो गया, सिमेट्रिक। ये कहा मैंने। फोर वाई तो आप काट देते हो ना ऐसे। अब अगर आपके पास ऐसा लिखा है ना ए बी इक्वल टू ए सी, तो ये पहली बात तो ऐसे कटते नहीं है, ये सत्यानाश, ठीक है। दूसरा, अगर आपके पास लिखा है ए बी और यहां लिखा है बी ए, तो ये ऐसे कटते नहीं है कि वाह 1 इक्वल टू 1, है ना। ये कैंसिलेशन लो मैंने आपको बताया ना, मल्टीप्लीकेशन में होल्ड नहीं करता है। लेकिन सुनो, अभी सुन लो, अगर आपने ये चीज पूछी तो सुनो, a प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी, कटेगा क्या, हाँ इसमें लगता है, ये एडिशन में कैंसिलेशन लॉ लगता है, कट जाएगा ये। एंड इन दिस केस a इज इक्वल टू b, ठीक है। आपके पास अगर ऐसा है a माइनस सी इज इक्वल टू b माइनस सी, तो भी कट जाएगा। प्लस सी है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, a इक्वल टू बी प्लस सी 2c। ये कुछ चीजें आप नोट कर लें। मल्टीप्लीकेशन में कैंसिलेशन लॉ नॉट एप्लीकेबल, और कब एप्लीकेबल होता है इसके लिए कुछ पर्टिकुलर कंडीशन होती है, बाद में जानेंगे। आप अभी ये बनाए तो कॉमन वॉमन नहीं निकलते ऐसे, है ना। यहां से y³ निकाल लिया, फिर इस हिसाब से तो ये आपका, इसका वैल्यू 0 डाल दो ना तुम। कॉमन वॉमन क्या, तो नल मैट्रिक्स लिखा हुआ है C। हाँ चलो देखते हैं, है ना। इन्होंने तो अभी अपनी भावनाएं बताई हैं, ऐसा नहीं है कि सही है ना।
बनाओ। देखो ए वाला है ना, उसको ऐसे p मान लो। p मैंने मान लिया y क्यूब जेड रेज टू 4 माइनस जेड रेज टू 4 y क्यूब। अच्छा, आपको गिवन क्या है, x क्या है, x ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस एक्स, y ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस वाई, और जो z ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल है, z के। इसका ट्रांसपोज लो आप, होल ट्रांसपोज ले लो दोनों साइड। ऐसे लेंगे हम y क्यूब जेड रेज टू 4 y क्यूब होल ट्रांसपोज। ये पूरा एक मैट्रिक्स A, दिस इज अनदर मैट्रिक्स B, A माइनस B होल ट्रांसपोज आता है A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। इसको लिखेंगे y क्यूब जेड रेज टू 4 का ट्रांसपोज माइनस जेड रेज टू 4 y क्यूब इसका ट्रांसपोज। क्लियर। अब ये पूरा एक मैट्रिक्स A, दिस इज अनदर मैट्रिक्स B, A इंटू B होल ट्रांसपोज विल बी ओपन B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज, जेड रेज टू 4 इसका ट्रांसपोज एंड y क्यूब इसका ट्रांसपोज, है ना, आपको समझाने के लिए। फिर आप डायरेक्टली भी कर लें, यहाँ y क्यूब ट्रांसपोज एंड जेड रेज टू 4 फिर इसका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज ले लो, फिर बाद में पावर 4 ले लेना, पहले पावर 4 ले लो, बाद में ट्रांसपोज देना। पहले पावर 4 का मेरे को कुछ दे नहीं रखा, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, जेड ट्रांसपोज होल पावर 4, y ट्रांसपोज होल क्यूब, y ट्रांसपोज होल क्यूब एंड z ट्रांसपोज रेज टू 4। z ट्रांसपोज इज इक्वल टू z, तो z रेज टू 4, y ट्रांसपोज नेगेटिव y, ऑड पावर अभी अभी बताया ऑड होता है तो नेगेटिव बाहर निकलता है, माइनस नेगेटिव प्लस हो जाएगा, z ट्रांसपोज z पावर 4, तो y क्यूब जेड रेज टू 4 माइनस कितना हो गया, ये p ट्रांसपोज लिया ना, किसके इक्वल हो गया, p के। इसका मतलब ये जो ऑप्शन A है ये रिप्रेजेंट करेगा क्या, सिमेट्रिक को। हमें तो स्क्यू चूज करना है, तो ये आपका आंसर नहीं है। ठीक है, ये आपका आंसर नहीं। ऐसे ही आप B के लिए करें, C के लिए करें, D के लिए करें। C के लिए निकालना जरा, C के लिए करके देखें, ऐसे ही इसको नोट करें और C के लिए करके देखो। B के केस में P मान लें इसको, P ट्रांसपोज ले लें आप, A प्लस B का होल ट्रांसपोज, x रेज टू 23 प्लस y रेज टू 23, x की पावर 23 का ट्रांसपोज लेना है आपको, तो x ट्रांसपोज होल पावर 23 ऐसे लिख लो, और y ट्रांसपोज होल पावर 23, x ट्रांसपोज कितना माइनस, अपना नेगेटिव बाहर निकालेगा, ये भी नेगेटिव बाहर निकालेगा, तो x रेज टू 23 प्लस y रेज टू 23। इसका ट्रांसपोज इसी के इक्वल आ गया, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, सिमेट्रिक। और इस केस में क्या है, इसका ट्रांसपोज किसके इक्वल आ जाता है, हाँ इसके नेगेटिव के, इसलिए कैसा हो गया, स्क्यू। तो कुल मिलाकर के यदि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी के इक्वल आता है तो सिमेट्रिक, और नहीं आता है यानी नेगेटिव के इक्वल आता है तो स्क्यू सिमेट्रिक। दोनों ही नहीं है तो इसका मतलब दीज आर नॉट द केस ऑफ स्क्यू एंड सिमेट्रिक। ये फिर से स्क्वायर मैट्रिक्स का केस है, क्या होता है, लेट ए इज n by n सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और उतने ही ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये, n by n, उतने ही ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो इफ यू मल्टीप्लाई A by A ट्रांसपोज, यदि A को आप A ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करते हो तो ये उतने ही ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। कम्यूटेटिव लॉ लगा सकते हो, A ट्रांसपोज इंटू A। आप A को A ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करें या ट्रांसपोज को A से मल्टीप्लाई करें, इन बोथ द केसेस दिस विल बी इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इनको हम कहते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये लर्न करने वाली बात है, आप याद करें। किसी भी मैट्रिक्स को अगर उसी के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया, अच्छा ये जरूरी नहीं है कि इस केस में A का वैल्यू आइडेंटिटी ले लो,
क्योंकि आइडेंटिटी तो आइडेंटिटी का ट्रांसपोज भी कितना, आइडेंटिटी को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है, आइडेंटिटी ही आए। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए आप निलपोटेंट मैट्रिक्स। So let A is a I J n by n order matrix। जितने ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है उतनी ही अगर मैंने इसकी पावर ले ली तो वो नल मैट्रिक्स के इक्वल हो जाना चाहिए। जैसे ए अगर आपका समझो, मेरी बात समझने की कोशिश करो, यदि आपने किसी भी नल मैट्रिक्स को किसी और मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दिया तो रिजल्टेंट मल्टीप्लीकेशन हमेशा कितना आएगा, नल ही आएगा। तो अगर ये n by n ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो उतनी ही पावर लेने पर नल मैट्रिक्स आना चाहिए, कैपिटल O लिखा है मैंने। यदि ये 3/3 ऑर्डर का है तो क्यूब लेने पर ही आना चाहिए, आप समझे। यानी a रेज टू n है तो n क्या है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ऐसे समझिए a जो है वो 3/3 ऑर्डर का है, तो इसका a क्यूब जब मैंने लिया तो ये कितना हो गया, नल हो गया। अब जब मैंने a की पावर 4 लिया तो वो कितना आना है, नल ही आएगा ना। a की पावर 5 लिया तो वो भी कितना आएगा, नल ही आएगा। a रेज टू 6 नो कितना ही ले लो या a रेज टू ले लो, नल मैट्रिक्स ही बनेगा। तो इसका मतलब ये थोड़ा कि अभी 4 ऑर्डर का हो जाएगा, ऑर्डर तो उसका कितना रहेगा, 3 रहेगा ना। इसलिए n जो है वो कितना होना चाहिए, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। जितने ऑर्डर का है वो उतने ही पावर लेने पर वो नल मैट्रिक्स बनना चाहिए, क्योंकि एक बार नल मैट्रिक्स बनने के बाद अब जब आप बार बार उसकी पावर बढ़ाते जाएंगे तो वो तो डेफिनेटली नल मैट्रिक्स ही बनेगा। इसमें क्या है, लेट A इज A I J n by n ऑर्डर मैट्रिक्स। तो इसका स्क्वायर, ये कितने ऑर्डर का हो, स्क्वायर इसी के इक्वल आना चाहिए। यहाँ पे n का कोई लॉजिक नहीं। यदि ये 3/3 ऑर्डर का है तो भी उसका स्क्वायर a के इक्वल आना चाहिए। 5/5 ऑर्डर का है तो भी उसका स्क्वायर a के इक्वल आना चाहिए। 6 इनवॉल्यूटरी इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स में क्या होता है, सिमिलरली करिए, वापस से n by n ऑर्डर का है तो इसका स्क्वायर किसके इक्वल होना चाहिए, उतने ही ऑर्डर के आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। यानी आइडेंटिटी में तो उसी के इक्वल आ जाना चाहिए स्क्वायर, इनवॉल्यूटरी में क्या आ जाता है, आइडेंटिटी उतने ही ऑर्डर का। एंड फाइनली ये अलग केस है भाई, ये स्क्वायर मैट्रिक्स का केस नहीं है, सब मैट्रिक्स। ये भी जान लें आप, सब मैट्रिक्स किसको बोलते हैं। जैसे आप सबसेट पढ़ते हो ना, एग्जैक्टली ये वैसे ही सब मैट्रिक्स हैं। इस केस में जरूरी नहीं है कि आप स्क्वायर मैट्रिक्स ही लें, m by n ऑर्डर का मैंने मैट्रिक्स ले लिया। सब मैट्रिक्स में लिखिए, सब मैट्रिक्स बाय द मैट्रिक्स A, सब मैट्रिक्स ऑफ द मैट्रिक्स A लिखो। सब मैट्रिक्स ऑफ द मैट्रिक्स A कैन बी ऑब्टेन्ड, या सब मैट्राइसेस कर लो, बहुत सारे निकलते हैं इसलिए, जैसे सबसेट निकलते हैं ना किसी भी सेट के, तो सब मैट्राइसेस ऑफ द मैट्रिक्स A कैन बी ऑब्टेन्ड बाय लीविंग, LI नहीं LEA, by leaving any number of rows and any number of columns, by leaving any number of rows and any number of columns। कैसे समझिए, सपोज A कोई मैट्रिक्स है, यहां ले लो, इसको मैंने लिखा 2 3 0 -1 7 और 5, कितने ऑर्डर का, 2/3। अब इसके मुझे क्या करना है, सब मैट्राइसेस बनाने हैं। देखो तो वो सब मैट्राइसेस कैसे बनेंगी, जैसे आपके पास क्या है, सबसेट है, ये कोई सबसेट है 1 2 3, ये कोई सेट है। अब मुझे इसके सबसेट बनाने, दिस A सेट हैविंग द 3 एलिमेंट्स। अब इसके सबसेट कैसे बनते हैं, कैसे बनते हैं, नल सेट। इसका मतलब होता है 3C0, 3 में से एक भी नहीं लेना, फिर 1 ले लो, फिर 2 ले लो, फिर 3 ले लो, इसको भी कर्ली ब्रैकेट में डाल दो। इसका मतलब होता है 3C1।
तीन में से कोई सा भी एक, 3C1 का मतलब हो गया 3, इसलिए यहाँ पे 3 एलिमेंट बैठे हैं। फिर आता है 3C2, यानी कैसे ले लें, 1 2 ले लें, फिर आप 2 3 ले लें, फिर आप 3 1 ले लें। 3 आ गया ये भी, इसका मतलब होता है 3C2। फिर हम क्या ले लें, पूरा ले लें, 1 2 3, इसका मतलब होता है 3C3। तो सब मैट्रिसेस कैसे बनाएंगे, आपके पास टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, 6 एलिमेंट्स हैं। आप R1 हटा दो बाय लीविंग एनी नंबर ऑफ रोज एंड एनी नंबर ऑफ कॉलम्स। आप R1 हटा दो तो बचेगा कितना, -1 7 and 5। आप R2 हटा दें तो ये सब मैट्रिसेस हैं 2 3 0। आप C1 हटा दें तो कितना बनेगा, 3 0 7 5। लेकिन मैट्रिक्स के एलिमेंट जिस ऑर्डर में है ना वैसे ही लिखे जाएंगे। 7 5 है तो 7 5 ही आएगा, 5 7 नहीं करें। यहाँ पे सबसेट में तो सेट का जो ये एलिमेंट्स का ऑर्डर मैटर नहीं करता। आप 3,1 लिखे या 1,3 लिखे, बोथ आर इक्वल। लेकिन यहाँ पे देखो सीक्वेंस कैसे चेंज कर देंगे, है ना। अब आप क्या करेंगे, आप ये C2 हटा दो। C2 हटाने के बाद 0 2 नहीं लिखेंगे, लिखेंगे कैसे, 2 0 and -1 5। आप सब हटा दो, आप C1 हटा दो, C2 हटा दो तो 0 and 5। आप सब हटा दो, 1 by 1 का बना लो तो 5। तो ये सारे क्या हैं, सब मैट्रिसेस हैं। तो आपने क्या पढ़ा, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, ऑर्थोगोनल, निलपोटेंट, आइडेम्पोटेंट, इनवॉलिटरी, एंड दिस इज नॉट द केस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। ये तो मैंने जनरल M by N ऑर्डर का ले लिया। इसमें कितने ही आप नंबर ऑफ रोज हटाइए, कितने ही आप नंबर ऑफ कॉलम्स हटाइए, और उसके बेसिस पे आप जो ये मैट्रिसेस फॉर्म करते हैं इनको हम बोलते हैं सब मैट्रिसेस। हाँ हटाओ ना, क्या हटाऊं, नहीं मैंने ये थोड़ा ना बोला कि कैसे ही उठा लो, डायगोनल उठा लो। मैंने बोला एनी नंबर ऑफ रो एंड कॉलम। 3 and 5 ना तो कोई रो का पार्ट है ना किसी कॉलम का पार्ट है। तो जब 5 उठाया आपने तो क्या ले लिया, इधर का ले लिया, नहीं ये कैसे ले लिया आपने, 0 5 ले लो। ये तो 1 by 1 का ले लिया ना आपने, 1 by 1 का ले लिया, ये नहीं बनेगा। सही कहा आपने, ये हटा दो, या तो पूरी रो जाएगी या फिर पूरा कॉलम जाएगा, ये नहीं आएगा। इस वाले केस में तो मैंने C1 हटा दिया, C2 हटा दो, है ना ऐसे। अब जैसे आप क्या है, ये हटा दो, R1 ये तो हो ही गया है ना, इधर का हटा दो, है ना ऐसे। या तो रो हटा दो या डायगोनली या रैंडमली एलिमेंट्स नहीं हटेंगे। एलिमेंट्स लीव नहीं करना, रोज और कॉलम्स को लीव करना। वो नहीं पूछता, वो पार्ट नहीं है। हाँ वो पार्ट नहीं है इसमें, है ना। कितने सब मैट्रिसेस बनेंगे, जैसे इसमें 2 की पावर n बनते हैं, वैसा केस नहीं है। बच्चों आपने ये वीडियो देखा, मेरा आपको ये सजेशन है कि आप वीडियो को मूवी की तरह ना देखें। पहले इसका जो थ्योरी पार्ट है, जो भी कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ाया उसको अच्छे से समझें, और जो भी इलस्ट्रेशन मैंने थ्योरी के बाद जो भी एग्जांपल्स मैंने लिए हैं उनको आप पहले अपने आप से अटेम्प्ट करें। एंड इफ़ यू फेस एनी डिफिकल्टी तो फिर आप उसका सोल्यूशन देखें। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताएं, और क्वेश्चन से रिलेटेड या थ्योरी से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी आप डाउट्स हैं, वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। और जितना हो सकेगा जल्दी से जल्दी मैं आपको डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगी। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जितनी भी इन्फॉर्मेशन है हम लोग जो आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं वो जल्दी से जल्दी आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।